क्या रिस्ट्रिक्टेड? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नाम का नहीं हुई है। नहीं, मॉडिफायर तो उसका दूसरा नाम है। हाँ, प्रोटेक्टेड, करेक्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स: प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट विद इन क्लास, क्लास के अंदर ही चलता है। पब्लिक एनीवेयर, कहीं पे भी चला सकते हैं आप उसको। प्रोटेक्टेड ओनली टू चाइल्ड क्लास एंड फ्रेंड क्लास। चाइल्ड एंड फ्रेंड क्लास बाद में जब उसके टॉपिक्स आएंगे। तो उसके पहले हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का एग्जांपल देखा था कि क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल था, मेन के अंदर हमने डायरेक्ट वो वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन की तो अलाउ नहीं किया, राइट? ये एक प्रोग्राम देखा था। एंड पब्लिक तो इजीली अवेलेबल है। इसलिए नॉर्मली ऐसा टेंडेंसी है कि कोई भी क्लास होता है उसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन दो चीज होते हैं, राइट? उसको प्राइवेट रखा जाता है, फंक्शंस जो है उसको पब्लिक रखा जाता है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, एक नॉर्मल रूल है कि कोई भी यूजर होगा उसको मेंबर फंक्शन जो है उसके थ्रू ही क्लास के वेरिएबल्स को वो अटेंड कर सकता है। हम जितना फंक्शन में लिखेंगे उतना ही उसको परमिशन मिलेगा। लेक्चर के बाद आपकी एग्जाम है, कोई लेफ्ट नहीं होगा। नोटिस आया था अभी, आफ्टर दिस सेशन देयर इज एन एग्जाम फॉर यू, सो नोबडी विल लेफ्ट द। ओके सर, फाइन। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्विकली हमारे आगे के टॉपिक्स। उसके पहले लेट मी शेयर विथ यू अवर लिस्ट ऑफ, ये सिलेबस का क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला पार्ट देख रहे हो, यूनिट 1 का। हम यूनिट 1 अबाउट टू क्लोज करेंगे अभी। स्ट्रक्चर इन सी देख लिया, स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया है। क्या एडिशन था सी के कंपेयर में, कौन बताएगा? स्ट्रक्चर में हमने फंक्शन पे इंक्लूड आयो। हाँ, वेरी गुड। सी में क्या था? सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स थे, डिफरेंट डेटा टाइप्स। और सी प्लस प्लस में क्या हो गया कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर कलेक्शन तो है, साथ में उसके फंक्शंस भी है। वेरी गुड। और डिफॉल्ट परमिशन कैसी थी? वो सी प्लस में स्ट्रक्चर के वेरिएबल पब्लिक थी, राइट? प्राइवेट की पब्लिक, स्ट्रक्चर में पब्लिक, क्लास, हाँ क्लास में प्राइवेट। क्लास में डिफॉल्ट परमिशन प्राइवेट होती है, स्ट्रक्चर में डिफॉल्ट परमिशन पब्लिक होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्ट्रक्चर के अंदर जो जो वेरिएबल और फंक्शन है वो सारे के सारे मेन के अंदर बना के आप एक्सेस कर सकते हो, जबकि क्लास के अंदर डिफॉल्ट परमिशन प्राइवेट होती है। क्लास के अंदर जो जो डिक्लेयर करते हो आप वेरिएबल एंड फंक्शंस ना करो तो प्राइवेट परमिशन होती है, यू कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड द क्लास इन अदर फंक्शंस एनीवेयर। ये उसने उसका लॉक लगा दिया। फिर हमने और एक चीज बताई थी कि एक्सेस स्पेसिफायर के आपने नाम बता दिया अभी, तीनों तीन, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर के और दूसरे दो नाम थे, भी जाना जाता है विजिबिलिटी लेबल्स, करेक्ट, वेरी गुड। और एक और नाम था मॉडिफायर, यस, स्कोप नहीं बेटा, हाँ मॉडिफायर, एक्सेस पे मॉडिफायर्स। तो कभी ऐसा एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, एक्सेस स्पेसिफायर के बदले एक्सेस मॉडिफायर देंगे, लेबल्स ऐसा यूज किया होगा वर्ड, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। मूविंग टू ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट में बढ़ता हूं आगे क्योंकि क्लासेस का भी हमने एग्जांपल एक देख लिया। ये जो स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस था ना, वो पब्लिक था, उसके बदले प्राइवेट बना दिया तो उसको बन गया क्लास। और क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं तो वो भी हमने लास्ट एग्जांपल देखा था। क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाजू में क्लास का नाम होता है और नीचे उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लास। ये बहुत सबसे बेस वाला कंसेप्ट है, सबसे रूट कंसेप्ट है। बॉटम लाइन पे ओपी कंसेप्ट के बॉटम लाइन पे क्लासेस होते हैं। तो क्लास क्या है? तो सिर्फ लॉजिकल डिजाइन है, क्लास की कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। लास्ट टाइम देखा था हमने, उस क्लास के ऊपर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, बराबर। क्लास इज अ लॉजिकल डिजाइन ओनली, तो डिजाइन नेवर ऑक्यूपाइज एनी मेमोरी। जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर कोई आपको आर्किटेक्ट है, उसको बिल्डिंग बनानी है, अपने ऑफिस में छोटा सा मॉडल रखता है, छोटा सा ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप मॉडल, कि भाई हमारा ये बिल्डिंग है वो इस तरह से इतने फ्लोर का होगा, हर एक फ्लोर पे इतने फ्लैट्स होंगे, ये
चिल्ड्रन एरिया है, प्ले एरिया, यहाँ पे कॉमन गार्डन है, ऐसा सब कुछ जो बताता है, ये पार्किंग है, वो जो छोटे से एक मॉडल बनाता है, क्या वो रियल वैल्यू है? वो नहीं। तो जब भी आप कोई फ्लैट लेने जाते हो, तो अगर देखने जाते हो, तो आर्किटेक्ट की ऑफिस में आप जो देखोगे, ब्रोशर में जो देखोगे, बहुत बड़ा ब्रोशर होता है, ग्लोजी एकदम अच्छी तरह से उसको कलरफुल बनाते हैं और दिखाते हैं, डिजाइन होती है, दैट इज क्लास। अब वो डिजाइन के ऊपर से फिर आप बोलोगे कि हमको एक्चुअल में फ्लैट देखना है, जो बोलते हैं सैंपल हाउस, सैंपल फ्लैट रेडी से देखने जाना है, तो अभी भी वो 10 स्टोरी का होगा, तो 10 स्टोरी तो नहीं बने, पर हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक सैंपल फ्लैट बनाया है, तो वो वहीं ले जाएगा, एक्चुअल प्लेस पे ले जाएगा जहाँ पे वो फ्लैट बनने वाले हैं, वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे एक पूरा फ्लैट उसने रेडी करके रखा है, कि डिजाइन जैसा होता है कंप्लीटली, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। फिर आपने सैंपल हाउस देख लिया भाई, हाँ 2 BHK बता रहा है, हाँ चलो बेड, 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन है, फिर ये अटैच बाथरूम वगैरह सब कुछ ऐसा देख लिया आपने, डिजाइन, बालकनी है, ये सब कुछ वो आपके बताएगा कि जो आपके डिजाइन में लिखा है ब्रोशर में, वैसे का वैसा सेम टू सेम है। ऐसे ही सारे फ्लोर बनेंगे, सारे फ्लोर पे सारे फ्लैट्स होंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सेम कंप्यूटर में भी जो ऑब्जेक्ट है नीचे, ये ऑब्जेक्ट इन C++, मेमोरी, फिजिकल स्पेस वो रखते हैं, क्लासेस नहीं। क्लासेस ऑलवेज ऑक्यूपाई लॉजिकल डिजाइन ओनली। क्लासेस कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, दे आर लॉजिकल डिजाइंस। तो आप 2 नहीं 10 क्लास बना लो, लेकिन जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक उसका कोई यूज नहीं है। वैसे ही हो गया, जैसे आपने गए देखने, फ्लैट का ब्रोशर तो बहुत बढ़िया था, पर 3 साल हो गए, स्कीम आगे बढ़ी नहीं, तो आप क्या बोलोगे? छोड़ो, दूसरे स्कीम पे जाते हैं। तो जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक उसका कोई यूज नहीं है। और वाइसे वर्सा है सकता, जब तक आपके पास डिजाइन नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा फार्म हाउस जैसा है, फार्म है जो SG हाईवे पे होता है ना, बहुत बड़ी जमीन होती है किसी की, जमीन पे फिर वो लैंड पे कोई बिल्डर आके लैंड ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि चलो आपके लैंड पे मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, आपको भी 1 फ्लोर दे दूंगा, ऐसा वगैरह सब कुछ उनका डील हो जाता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर सब मटेरियल सब लेके आ गया वहां पे और काम चालू करने का है उसको, और उसको डिजाइन ही पता नहीं है कि भाई कैसे बनाना है, 2 BHK है, 3 BHK है, क्या है क्या नहीं, इफ डिजाइन इज नॉट नोन देन ऑल्सो देयर इज नो यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो डिजाइन का मतलब नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। सिर्फ क्लासेस बनाओगे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ रेडी है आपके पास, मेमोरी स्पेस सब कुछ अवेलेबल है, अरे पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पता ही नहीं है, हाउ टू मेक इट, बराबर ना? तो वो भी आप बराबर नहीं है। तो क्लासेस उसके 2 पार्ट थे, क्लास हेड और क्लास बॉडी। मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूं आपके सामने, उसमें से किसको क्लास हेड बोलते हैं, किसको क्लास बॉडी बोलते हैं, आप मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइल ओपन, प्रोग्राम 12, शायद हमने वही लिया था, ऑपरेटर तो अलग है। प्रोग्राम 1, यूनिट 1, एक मिनट देख लो, मैं फोल्डर बनाया था मैंने, OCP यूनिट 2 बता रहा है, यूनिट 2 नहीं, पार्ट 2 है उसका। चलो हाँ है, प्रोग्राम 16 तक गए थे हम लोग, ये रहा F5, प्रोग्राम यूज क्लास। तो आपके सामने यहाँ पे मैं ये पूरा एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है जिसको, इनमें से क्लास हेडर किसको बोलते हैं और क्लास बॉडी किसको बोलते हैं? क्लास एम्प्लॉय को हेडर बोलते हैं। बराबर है, और अंदर के क्लास कीवर्ड और उसके बाद body- क्लास का नाम, इसको बोलेंगे क्लास हेड, करेक्ट। और बॉडी कौन सी है? क्लास बॉडी मतलब अंदर के सारे कर्ली ब्रैकेट, हाँ स्टार्ट दोनों ब्रैकेट के बीच। एग्जैक्टली, क्लास हेड के बाद जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने और वहां से कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया लास्ट में, पार्ट, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लास हेड और क्लास बॉडी, ये 2 उसके पार्ट्स होते हैं। क्लास हेड जो है उसके अंदर क्लास कीवर्ड कंपलसरी है, उसके बाद क्लास नेम आता है, दैट यू कैन योर रिक्वायरमेंट। क्लास बॉडी जो है उसके भी 2 पार्ट्स है अंदर, बॉडी के अंदर। जो पहला पार्ट है
ये जो है वो क्लास वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन, दो फंक्शन है मेरे पास, पुट सैलरी वाला और ये गेट सैलरी वाला। ये दोनों फंक्शंस को बोलेंगे, सर हाँ बोलो वेरी। सैलरी में हमने जो ये रिटर्न सैलरी लिखा है, ये ऊपर वाली सैलरी रिटर्न करेगा ना सर? हाँ, ये ऊपर वाला जो वेरिएबल हमने एग्जैक्टली, ये जो सैलरी वेरिएबल ना उसकी वैल्यू वापस देगा आपको, और वही सैलरी वेरिएबल। तो जो वो हाँ बोलो। गेट सैलरी में जो पुट किया है उसके साथ ही ये पुट सैलरी के साथ ही कंबाइंड होके आएगा ना सैलरी? हाँ, गेट सैलरी के अंदर दो वैल्यू पास किए, उस वैल्यू के हिसाब से ये जो सैलरी वाला वेरिएबल था वो सेट हो रहा है, उसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है, राइट। ये सैलरी इक्वल टू करके जो लिखा है, इसलिए हम हाँ ना नीचे। हाँ, तो सिर्फ यही देखना है कि मेन के अंदर कौन सा फंक्शन पहले कॉल करना चाहिए, गेट वाला कि पुट वाला। हाँ, लॉजिक गेट वाला फंक्शन कॉल करवाओ तो क्लास का जो वेरिएबल है सैलरी नाम का, उसकी वैल्यू सेट हो जाए, फिर आप पुट वाला फंक्शन कॉल करवाओ। अगर पहले पुट कॉल करवा लेते हो, ये वाला फंक्शन पहले कॉल करवाओगे तो सैलरी वेरिएबल में वैल्यू तो कुछ होगी नहीं। और आपको पता है कि जो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं पहले, उसमें कौन सी वैल्यू होती है? जंक वैल्यू बोलते हैं। हाँ, रैम के अंदर उसको जो जगह मिल गई स्पेस उस वेरिएबल के लिए, वहां उसमें कोई पुराना डेटा पड़ा है, कोई पुराने प्रोग्राम का आउटपुट है, कुछ भी हो सकता है, दैट जंक वैल्यू, वो जंक वैल्यू उसके अंदर होगी। वो वेरिएबल भी आप कौन सा चाहते हो, इंट चाहते हो वापस। अब वो जंक वैल्यू कौन से टाइप की है क्या पता, उसको वो इंट समझ के डिस्प्ले करने जाएगा तो सम अननोन वैल्यू आती है। पहले गेट वाला फंक्शन कॉल करो तो सैलरी वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो देखो मेन में हमने ऐसा ही किया होगा, यस, मेन के अंदर हमने गेट कॉल किया है पहले और बाद में पुट कॉल किया है। ये पहले गेट हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का, और बाद में यहाँ पे कहीं पे ये रहा E1 डॉट पुट सैलरी। चलिए, जो लिखा है इसी प्लेस पे वो फंक्शन का आउटपुट वापस आएगा। तो रिटर्न सैलरी लिखा तो सैलरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब सैलरी वैल्यू आपने दिया है, ये ऑपरेटर कौन सा था? इंसर्शन ऑपरेशन, राइट, हाँ, इंसर्शन ऑपरेटर। तो सैलरी का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू इंसर्ट होगा, ये इंसर्शन ऑपरेशन से स्लैश एन में एंड लाइन के साथ, और एंड लाइन और ये सैलरी दोनों वैल्यू इंसर्ट करेंगे सी आउट में। और सी आउट का काम है कि उसके पास जो भी इंसर्ट आता है वो डिस्प्ले करवा दो। स्लैश एन का इफेक्ट दिखता है और सैलरी के सी आउट, ये कमांड जो है वो इंसर्ट लेता है, वो अपने आप में एक इंसर्ट लेता है जो भी स्ट्रिंग है वेरिएबल से उसकी वैल्यूज, ओके, और वो डिस्प्ले कर देता है। तो इसलिए वो डिस्प्ले होता है। चलो, तो आपका क्लास का मेन कंसेप्ट आ गया, क्लास हेड एंड क्लास बॉडी। उसके साथ साथ यहां पे जो लिखा है, बात क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। तो इसी प्रोग्राम में वो पॉइंट भी आ गया, ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। कैन यू टेल मी व्हिच आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास एम्प्लॉय? E1, E2. E1 and E2. वेरी गुड। जिसको हम बोलते थे कि डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है, या तो स्ट्रक्चर टाइप और स्ट्रक्चर वेरिएबल, वैसे ही यहाँ पे हो गया क्लास नेम, ये क्लास का नाम है, और देन क्लास ऑब्जेक्ट। कॉमा करके मैंने दूसरा नाम दिया तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास के हो गए। सिर्फ इसमें ऐसा देखना है कि E1 E2 दोनों को सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। सो ऑब्जेक्ट इन अ क्लास मतलब क्या, एवरी ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई अ सेपरेट मेमोरी फॉर क्लास, और every object will have all the variable and functions that a class has. तो E1 जो है उसके अपने वेरिएबल और फंक्शंस अलग अलग, मतलब नाम तो वही रहेंगे लेकिन वो E1 के है अलग मेमोरी स्पेस में। E2 है उसकी मेमोरी स्पेस अलग। तो E1 को अगर 4 मेंबर्स आर असाइंड, कौन से 4 मेंबर्स क्लास एम्प्लॉय के? 2 वेरिएबल और 2 फंक्शंस, ऐसे 4 मेंबर मिलते हैं E1 को, तो E2 को भी 4 मेंबर ही मिलेंगे। 5 जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम मेंबर्स फ्रॉम द क्लास। बोलो समझ में आया ये चीज? यस सर। वेरी गुड, इजी। E1 ऑब्जेक्ट का एक मेंबर मैंने यहाँ पे एक्सेस किया, E2 ऑब्जेक्ट का
E2 ऑब्जेक्ट का ये मेंबर मैंने एक्सेस किया। दो आपको लगा गेट सैलरी तो दोनों में सेम सेम लिखा है, हाँ भाई, क्योंकि क्लास का जो नाम था उसके अंदर जितने मेंबर थे वो सभी को मिलते हैं। तो E1 को अगर गेट सैलरी फंक्शन मिल गया तो E2 को भी वही फंक्शन मिलेगा, बिलोंग्स टू E1, गेट सैलरी बिलोंग्स टू E2। तो पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस अलग से स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकंड पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट को उस क्लास के सारे मेंबर्स मिलते हैं। जैसे ये गेट सैलरी मिला, वैसे वेरिएबल भी मिलता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, ये रहा, मैंने लिखा ही था E1 डॉट वेरिएबल नेम। ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस वेरिएबल्स एंड फंक्शंस only depend upon permission it will be allowed or not allowed in the main program। ये एक पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट था, ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल। देखो ये जो E1 ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप फंक्शन में भी पास कर सकते हो, आगे आएगा। E1 ऑब्जेक्ट को कोई फंक्शन में पास कर सकते हो लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, void से शो इंटीजर x, ये फंक्शन है नॉर्मल, ऐसा कुछ, एंड सी आउट, ऐसे में कुछ लिखता हूँ, लेट अस से स्लैश n स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स। ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन को मुझे मेन में कॉल करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा मुझे? ये चीज से पहले क्या मैं ऐसे कॉल नहीं करता, शो, बात बता रहा हूं पहले, ग्लोबल फंक्शन है। फंक्शन इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप और वो अंदर कुछ डिस्प्ले कर रहा है, उसकी स्क्वायर वैल्यू 5 दिया तो 25। अगर उसको मुझे एक्सेस करना है, रीड करना है, तो मेन में कैसे कॉल करना है, मुझे नाम लिखो, ब्रैकेट में वो मैचिंग होने वाला वैल्यू पास कर दो। बोलो यस और नो? Yes. बस। तो अभी पॉइंट ये है कि शो वाले फंक्शन के ब्रैकेट में जो इंटीजर एक्स पास किया ना, उसके बदले ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। मैं अगर F2 सेव करूं, यहाँ पे अल्टर F9 पर मैं कंपाइल किया, मैंने रन किया, देखो स्क्वायर इक्वल टू 100 लिख के आ गया लास्ट में, है ना। तो मतलब फंक्शन कॉल हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक था उसमें ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे इंटीजर x पास किया, उसके बदले आप यहाँ पे इंटीजर भी टाइप होता है, तो क्लास ऑल्सो इज डेटा टाइप, क्लास इज अ डेटा टाइप सेम लाइक अदर टाइप्स, पास कर सकते हो। यस सर। बस। तो इसको अभी सिंपल शो के अंदर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास किया और सी आउट के अंदर मैं सपोज यहाँ पे अंदर कुछ डिस्प्ले करवाता हूँ, ऐसा कुछ एम्प्लॉई क्या था ऊपर नंबर था ना उसके पास, कौन से दो वेरिएबल है, सैलरी और बोनस, सॉरी, एम्प्लॉई सैलरी इक्वल टू, ऐसा करके मैं यहाँ डिस्प्ले करवाता हूँ E1 डॉट ऑब्जेक्ट का, और सी आउट। सैलरी शायद डिस्प्ले नहीं होगी, है ना, प्राइवेट वेरिएबल है ना, इसलिए मुझे लगता है शायद प्राइवेट वेरिएबल है इसलिए। चलो यार सैलरी लेते सिर्फ, पर सैलरी को डिस्प्ले करना है तो हमारे पास पुट सैलरी फंक्शन है कि नहीं, पुट अंडरस्कोर सैलरी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब होगा रन, ये फंक्शन कॉल किया मैंने, समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? एक शो, हाँ शो फंक्शन है, शो फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने, उस आर्ग्यूमेंट मतलब E1 ऑब्जेक्ट, उस E1 ऑब्जेक्ट का पुट सैलरी नाम का फंक्शन ग्लोबल मतलब पब्लिक है मतलब कॉल कर सकता हूँ। सैलरी वेरिएबल लिखूंगा तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल क्लास के बाहर अलाउड नहीं है, भी अलाउड नहीं, मेन में भी अलाउड नहीं, कोई और फंक्शन में भी अलाउड नहीं होता है, अलाउड हो जाएगा। F2 करो, अल्टर F9, कंपाइल किया एंड रन करो, देखो एम्प्लॉय सैलरी लिख के आ गया, है कि नहीं। और E1 ऑब्जेक्ट भेजा था तो ऑब्जेक्ट के अंदर 5000 स्टोर था तो वो बता दिया। बोलो हमें समझाए कोई नहीं कि ना समझाए? हाँ समझ में आ गया ना, इजी पॉइंट है। ऐसा बोलते हैं ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मैं, अच्छा एक काम करते हैं हम, वो लोग
इसी प्रोग्राम को सेव कर लिया, आप मुझे सेव एज करना चाहिए। ठीक है, सेव एज करता हूं मैं। इधर PRG 17 के नाम से सेव करता हूं मैं। हाँ बस, और 17 के अंदर अपने फंक्शन वाला ये करते हैं, बराबर है। ये सब नहीं है, क्लास वगैरह तो लिखा हुआ है, ये सब तो कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। प्रोग्राम टू पास ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन, ये सब नहीं चाहिए अभी मुझे। क्लास के फंक्शन भी चाहिए और वॉइड शो चाहिए। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आउट नहीं चाहिए। मैं एक वही प्रोग्राम जो मेरा अभी है 17 वाला वो रेडी कर रहा हूँ। इनफ, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का गेट सैलरी फंक्शन वैल्यू सेट कर दी और शो इनटू इवन करके उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई मैंने। Alt F9, कंट्रोल F9, देखिए आउटपुट आ गया। बस, तो ये जो प्रोग्राम हमारा बना उसमें टाइटल जो है कि ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करना है। समझ में आया से बताने, एक समझाए क्या? Yes, sir. बस, तो यहाँ लिखो जो दिस इज ग्लोबल फंक्शन, बराबर है, ये ग्लोबल फंक्शन है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो इवन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन, बराबर। नेमा सूच है ऑब्जेक्ट इज एन आर्ग्यूमेंट, बस परफेक्ट। छोटो सो कंसेप्ट कि भाई ऑब्जेक्ट को भी आप एज अ वेरिएबल की तरह पास कर सकते हो, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो ये उसका एग्जांपल हो गया, हाउ टू पास ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो था टॉपिक, ऑब्जेक्ट इन सी प्लस, उसमें इतने टॉपिक थे कि आपको इस तरह से एक तो ये कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनता है, ये रहा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होती है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी, बराबर ना? हाँ, इवन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी। इवन ऑब्जेक्ट belongs to class employee, क्लास एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, बराबर है। चलो डन, ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इवन के बाद डॉट करना पड़ता है। डॉट इज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर्स को आपको रीड करना, एक्सेस करना है, तो मेंबर दो तरह के हो सकते हैं, या तो फंक्शन या तो वेरिएबल्स। मेंबर क्लास के अंदर दो होते हैं तो ऑब्जेक्ट को भी दो ही मेंबर मिलते हैं, या तो मेंबर वेरिएबल या तो मेंबर फंक्शंस। इनको एक्सेस करना है, यूज करना है, रीड करना है, तो इवन करके बाद डॉट करना है, फिर वो फंक्शन का नाम या तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ये भी हो गया। ऐसे तीन। और चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कोप, सॉरी, स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अप टू द लिमिट वेयर इट इज डिफाइंड। क्या ये इवन ऑब्जेक्ट जो है वो ये मेन के बाहर मुझे कहीं रीड कर पाऊंगा मैं? मेन के बाहर ऐसे नॉर्मली ऊपर फंक्शन में तो मैंने पास किया, वो तो पास किया इसलिए, अदरवाइज बिना पास किए मैं कहीं पे इवन ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूं? नो। मैंने बोला था ये इवन ऑब्जेक्ट जहां पे डिफाइन हुआ है उसका स्कोप, उसकी लाइफ वहां तक है, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट से ये क्लोजिंग ब्रैकेट तक, बस यहीं तक इवन ऑब्जेक्ट विजिबल है। इसके बाहर इवन ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल डायरेक्टली, बराबर ना? तो आप यहाँ पे कहीं भी आप ऐसा लिखते हो ना बाहर, सपोज कोई सी आउट, जैसे वॉइड शो के जैसे कोई और ले लो ना फंक्शन, वॉइड INCR इंक्रीमेंट। चलो, एक इंक्रीमेंट फंक्शन है, फिर आप बोलोगे कि इंक्रीमेंट करो, क्या करो भाई, इवन ऑब्जेक्ट है उसका सैलरी वेरिएबल
उसको प्लस प्लस करो, सैलरी की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, ऐसा आपने बोल दिया, बराबर है। तो इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन तो बन गया, उसमें आप इवन ऑब्जेक्ट को, सैलरी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या इवन ऑब्जेक्ट यहाँ पे विजिबल होगा? ये फंक्शन में कॉल करता हूं मेन के अंदर, ये कॉल किया फंक्शन मैंने F2, यस, कंपाइल करो, एरर दिया उसने, क्या एरर है सुनो, रीड करो, व्हाट इज एरर? अब आप तो बोलेगे वाई अनडिफाइंड, ऑलरेडी है तो सही मेन के अंदर, प्रोग्राम है हमारा PRG70.cpp, हाँ एग्जैक्ट समझे, जो मेन के अंदर है वो सिर्फ मेन तक ही विजिबल है, नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को जहां डिफाइन करते हो ना वहीं पे विजिबल होता है, उसके बाहर यहाँ पे इवन नहीं विजिबल। हाँ, अब यहाँ पे क्यों विजिबल हुआ? क्योंकि हमने ऐसा आर्ग्यूमेंट पास किया तो उसके साथ अटैच होके आ गया, अंदर आ गया, तो यहाँ पे उसका कुछ भी काम करवा सकते हो। है तो ऑब्वियसली आप किसी पर्सन के साथ कुछ चीज भेजो तो उसके साथ जाएगी ना, तो वैसा हो गया। पर आप कुछ भी नहीं भेजोगे पर्सन के साथ और फिर वो चीज का वो करना चाहेगा तो नो परमिशन इज देयर, नॉट आइडेंटिफाइड बता रहा है, बराबर है। तो उसका स्कोप बताने के लिए आपको ये प्रोग्राम बनाया, आइडेंटिफाई मैं बोलता हूँ यहाँ पे डबल स्लैश लिख देता हूँ मैं, इवन ऑब्जेक्ट एज स्कोप इनसाइड मेन ओनली, बराबर ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नॉट अलाउड टू एक्सेस हियर, बस F2 सेव यस। तो ऑब्जेक्ट इन C++ वाला टॉपिक था हमारे सिलेबस का, उसमें इतने टॉपिक आते हैं, 4 पॉइंट। पहले हमने लिख दिया कि हेडिंग ऑब्जेक्ट इज एन आर्गुमेंट, पर आपको 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट के ये याद में रखने, ऐसे भी आप जितने बनाओगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट तो उतना समझ में आ ही जाएगा। पहली बात तो ऑब्जेक्ट का ये कि ऑब्जेक्ट बनाते तो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। दूसरा पॉइंट, डॉट ऑपरेटर से उसके वेरिएबल, उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, फंक्शन में एज आर्गुमेंट उसको पास कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट ये वाला, कि ऑब्जेक्ट का लाइफ उसके जहां डिफाइन करते हो वहीं पे स्कोप में रहता है, आउटसाइड दैट स्कोप उसका लाइफ नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। तो INCR फंक्शन तो कॉल किया पर उसमें कुछ होगा नहीं, बराबर? कॉलिंग फंक्शन, calling of function INCR which has no access to object E1, बराबर ना? का तो भी हमने कॉल करने का ट्राई किया तो बताने के लिए किस तरह से होता है उसका परमिशन। चलो अल्टर F9, आमा समझाओ बद्धा ने, हो गया, बराबर है। तो ये प्रोग्राम PRG70, इसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं जो पुराना प्रोग्राम था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। U2 के अंदर PRG16 के अंदर हमने कहीं पे नीचे लिख दिया था लाइन, PRG16 तो हमारा लास्ट टाइम ये प्रोग्राम का लिया था आपने, हाँ ये फंक्शन वाला मुझे लिया था, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इसमें से ये फंक्शन वाला टॉपिक हम उसमें डाल देते, यहाँ से निकाल देता हूँ F2 से, मतलब ये पुराना प्रोग्राम था उसमें पुरानी चीजें होनी चाहिए, बस सिर्फ क्लास डिक्लेयर किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बात खत्म, नहीं रखते हैं। अल्टर F3 एंड नाउ ओपन दैट U2, उसके अंदर 17 इसका लेने के लिए ઓછું થઈ જાય છે ને અહીંયા પણ ક્યાંક ઓછું થઈ જાય છે, इसलिए यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट एक आ जाएगा आपका। मेरा पर्पस वो है एक स्क्रीन में एक लॉजिक आ जाए। चलो आनो स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। है ना, मतलब जो कमेंट है ना, कमेंट है वो हमारा मेन डेफिनेशन, वो बताएगा हमको कि किसके बारे में है। चलो और सेकंड लेते हैं, इसके बाद यहाँ से वॉइड शो के बाद शायद ये पूरा आ जाएगा, आ गया। चलो आ सेकंड स्क्रीन इज प्रोग्रामिंग ડન ને, વેરી ગુડ। ચલો હવે બીજી વસ્તુ મેં તમને ક્લાસરૂમમાં આ બધી વસ્તુ મોકલી છે, કદાચ મેં યુનિટ 1 ના પ્રોગ્રામ મોકલ્યા, યુનિટ 2 નહીં સોરી પાર્ટ 2, હા એના મોકલવાના છે કદાચ, એક હા ને, ફાઇન।
હવે આપણે એક નાનકડો પોઈન્ટ આગળ જોઈ લઈએ. હા, સ્ટીલ વે ઓફ ટાઈમ. વેરી ગુડ. પ્રાઇવેટ પબ્લિક પ્રોટેક્ટેડ તમે જોઈ લીધું છે ઓલરેડી. ક્લાસના ફંક્શન ક્લાસની બહાર કેવી રીતે, સ્ક્રીનમાં જઈએ પહેલા, એમાં ટોપિક લખ્યો હશે. યસ, અરે ના, ઇનહેરિટન્સ નથી. આ તો ક્લાસની ડેફિનેશન છે ને, ઇનહેરિટન્સ જે આવશે પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ ક્લાસ. આ તો એવું છે કે ક્લાસની અંદર જે ફંક્શન આપણે ડિક્લેર કરીએ ને, ડિફાઇન કરીએ આખા, બી થઈ જાય. કોઈ ક્લાસમાં 10 ફંક્શન હોય તો એ ક્લાસનું ક્લોઝિંગ ક્યાં આવે? છેક નીચે આવે, 10 ફંક્શન પતી જાય પછી. તો ક્લાસ તો કોઈ બીજી ફાઇલ બનાવવાની એના માટે? બીજી ફાઇલ પણ નહીં, ક્લાસની અંદર ખાલી ફંક્શન નામ લખવાનું અને ક્લાસની બહાર એનો બોડી પાર્ટ લખવાનો, સો દેટ કે ક્લાસ થોડો નાનો થઈ જાય, આમ ટોટલ ઓવરવ્યુ મળી જાય, એવો કન્સેપ્ટ છે. તો એ પોઈન્ટ આ રહ્યો, ફંક્શન આઉટસાઇડ ક્લાસ. ફંક્શન આઉટસાઇડ અ ક્લાસ. હાઉ ટુ ડુ ધેટ વી વિલ સી ટુડે. એના પહેલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ એક્સેસ સ્પેસિફાયર બધાને ખબર છે, પ્રાઇવેટ પબ્લિક પ્રોટેક્ટેડ. અને એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મતલબ એનો યુઝ. પ્રાઇવેટ એક્સેસ સ્પેસિફાયર ઇઝ અવેલેબલ ઓર is allowed inside the class only. પછી બીજું હવે public access specifier is allowed inside class, outside class, anywhere in the program. બરાબર ને? અને ત્રીજું protected access specifier, protected, it is allowed in the child class and the friend class. એવું અત્યારે તમે ધ્યાનમાં રાખજો, પણ જ્યારે એનો ટોપિક આવશે આગળ ત્યારે આપણે એને પ્રેક્ટિકલ બતાવીશું. તો protected access specifier is allowed in the child class as well as in the friend class. It is allowed છે, anywhere in the program allowed નથી. ઓકે, તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે એ જ છે એના. હવે આપણે આવીએ મેઇન આના ઉપર, ફંક્શન આઉટસાઇડ ક્લાસ. એના માટે તમને એક રીતે લાંબુ મોટું પ્રોગ્રામ લઈએ છીએ જેમાં આવું થાય. પ્રોગ્રામને સેવ એઝ કરું છું, 17 ભરાવશે. પહેલા તો આ U2 લખ્યું છે મેં, યુનિટ 2 નથી પણ યુનિટ 1 નો જ પાર્ટ 2 છે. સેવ એઝ ઇઝ ERG18 કરી નાખવાને .cpp. યસ, અને 18 ની અંદર પ્રોગ્રામ 2 define class function body outside class declaration using scope resolution operator. કયો હતો સિમ્બોલ યાદ છે કોઈને? સ્કોપ રેઝોલ્યુશન નો डबल कॉलन. હા. using scope resolution operator we can define function body outside the class declaration, outside the class. કે જે કરવાનું આપણે બતાવીએ હવે જો. અને અહીંયા જે લખીએ, it improves class readability, ક્લાસ રીડ કરી શકાય સારી રીતે. get salary, put salary, કાંઈ ઓકે નથી. જેમ કે હું અહીંયા ક્લાસ લઉં છું, અહીંયા કોઈક નવું લઈ રહી, ચલો એટલે આપણે આખો પ્રોગ્રામ આપવાનો નથી. નવો ક્લાસ બતાવો. ચલો ક્લાસ સિમ્પલ. ક્લાસની અંદર બે વેરિયેબલ છે, A અને B. અને પબ્લિકની અંદર અહીંયા ક્લાસના એડ ઇન્ટીજર x ના, ચલો આપણે અત્યારે સીધું અહીંયા ક્લાસના વેરિયેબલ વાપરીને એડ, પછી લોજિક નહીં આવે. void add subtract એટલે બે વેરિયેબલ નું સબટ્રેક્ટ થાય. હા, એટલે void get એટલે વેલ્યુ ગેટ કરવાની, બરાબર ને? અને એડ સબટ્રેક્ટ આ બધા આવા જેટલા પણ ફંક્શન હોય, void add subtract તમે મળી શકો, મલ્ટીપ્લાય
इतना हजी कोई हो तो बोलो। void multiply divide જુઓ આવું છે, આ બધું કરી નાખ્યું, કરી નાખું છું કમ્પ્લીટ. આ પણ લોજિક બધા કાઢી નાખો. ઓનલી બ્લેન્ક format. Yes, this is what F2 say. What it want to say? Using scope operator, we can define function body outside the class. અને આ શું કરે છે લાસ્ટ લાઈન? ઇટ ઇમ્પ્રુવ ધ ક્લાસ રીડેબિલિટી. હવે અઝ્યુમ કરો કે અત્યારે મેં જે ક્લાસ બતાવ્યો છે તમને, આ બધા ફંક્શનનો બોડી પાર્ટ જો અહીંયા જ હોત તો આ ક્લાસનું ડેફિનેશન આ સ્ક્રીન નીચે જાત કે નહીં આખું? અને આ જે ક્લાસ ઓવર લખ્યું છે એ ચેક તમને બીજા પેજ ઉપર નીચે દેખાત. ધારો કે પહેલા ફંક્શનમાં 2 લાઈન છે, બીજા ફંક્શનમાં બીજી 4 લાઈન છે, ત્રીજા ચોથા પાંચમા. એવરી ફંક્શન હેઝ ઇટ બોડી પાર્ટ, રાઈટ? ઇફ યુ રાઇટ ડાઉન ધ બોડી પાર્ટ હિયર ઓનલી, તમે અહીંયા જ લખો આવી રીતે, આ બોડી પાર્ટ લખવાનું ચાલુ કર્યો, બરાબર છે? અને અહીંયા એની લાઇન્સ છે એ રીતના. પછી તમે આની બાજુમાં અહીંયા બીજો પાર્ટ ચાલુ કરો, બીજો ફંક્શન તમે ક્લાસની અંદર જ રાખ્યું છે, આ એનો પણ તમે બોડી પાર્ટ લખવાનું ચાલુ કરો, એનો પણ ડેટા અહીંયા જ છે. આવું કંઈક समझाए છે? ऐसा करेंगे तो ये देखो एक पेज पे आपको क्लास दिख रहा है पूरे का पूरा. क्या आप ये स्क्रीन पे देख के आप नहीं बता सकते कि ये क्लास के कितने वेरिएबल कितने फंक्शन है, राइट? टोटल मेंबर કેટલા છે એક स्क्रीन पर જોઈને ना बतावी शकाय. तो अगर हम हर एक फंक्शन का बॉडी पार्ट वहीं पे डिफाइन कर देंगे तो क्लास का जो लेंथ है डिक्लेरेशन का वो बहुत लंबा हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस लेंथ वी कुड नॉट गेट द ओवरव्यू कि हाउ मेनी टोटल वेरिएबल्स, टोटल फंक्शंस आर देयर इन द क्लास. क्लास को रीड करना ओवरऑल वो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है. क्लास रीडेबिलिटी इज नॉट देयर. उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि आप है ना ये यहाँ पे सेमी ये बात निकाल दो, यहाँ से ये रिमूव कर दिया. फिर यहाँ से भी void add, उसको से भी यहाँ पे डिक्लेयर करो, और ये इसका बॉडी पार्ट है, यहाँ से अभी रिमूव कर दो. आ गए. अब अगर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कैन यू सी द क्लास? यस सर. तो वी कैन इजीली रीड आउट इट. तो रीडेबिलिटी बढ़ गया उसका, क्लास का रीडेबिलिटी, क्लास का व्यू एकदम से अच्छा हो गया कि भाई दिस क्लास हैज हाउ मेनी मेंबर्स. कौन बताएगा मुझे? 6 टोटल मेंबर्स बताओ. 7. हाँ करेक्ट. कैसे आया? 7 members are there. Out of 7 members, how many function and how many variables? 5 function, 2 variables. 2 variables and 5 functions. 2 variables. And 5 functions. आपको मैं आज नहीं, 1 महीने बाद हम जो भी काम करेंगे ओसीपी में क्लास का, तभी यही सवाल पूछूंगा. आपको ये क्लियर रहना चाहिए. आपको ओवरऑल क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो याद रहना चाहिए, बताने के लिए. मतलब यू शुड बी आइडेंटिफाइंग कि भाई दिस क्लास हैज 7 मेंबर्स. इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या उस ऑब्जेक्ट को कितने मेंबर्स मिलेंगे? 7 members. Yes, object will have all the 7 members, but out of that 2 members which are private cannot be accessed. बराबर ना? Yes sir. जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस ऑब्जेक्ट को 7 मेंबर तो मिलेंगे, पर 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट लिखा है, इसलिए दे आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली इन द मेन. एंड अदर 5 मेंबर्स वो मेंबर फंक्शन है, तो दे आर पब्लिक परमिशन, सो दे विल बी अवेलेबल. तो ये जस्ट रीड करने के लिए. अब हमारा पॉइंट आता है स्कोप ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे. अगर उसको मुझे क्लास के बाहर उसको डिक्लेयर करना है तो मुझे ऐसा बताना है void, मेथड का नाम गेट, ओपन क्लोज कर दिया, बॉडी पार्ट, राइट. अब यहाँ पे ये गेट मेथड है वो ग्लोबल एरिया में आ गई. उसको स्कोप ऑपरेटर से बताओ कि वो किसको बिलोंग करती है. तो मैं लिखता हूं कि सिंपल वाले क्लास का गेट मेथड. सिंपल क्लास, बराबर ना? बोलो समझ में आया कुछ? Yes sir. इस तरह Yes, से sir. है. अभी वैसे ही void, फिर से बताओ, सिंपल क्लास है उसका ऐड मेथड. अब चलेगा. अब क्या होगा, एक बार आपने
क्लास का रीडेबिलिटी तो आ गया कि भाई क्लास सिंपल देख रहा हूं मैं, ओपन हुआ, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे और 5 मेथड दिख रही है और क्लास खत्म हो रहा है। तो यहीं पे मुझे एक ओवरव्यू आ गया क्लास का, काम हो रहा है देखना है, तो डेफिनेटली आई विल गो टू द सेकंड पेज, पेज डाउन करूंगा, सेकंड पेज पे जाऊंगा, फिर भी एक बार फर्स्ट रीडिंग में मुझे क्लियर तो हो गया कि ये क्लास में कितने मेंबर्स है टोटल, वो बता देता है। वॉइड, अच्छा अब सबको हमको वही लिखना है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी, तो कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी कहाँ यहाँ पे आता है, कुछ कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट, कंट्रोल एंड इंसर्ट सर। हाँ कंट्रोल इंसर्ट છે ભાઈ, ત્યાં જઈને શિફ્ટ ઇન્સર્ટ, આ 3 થયા, ચોથું અને પાંચમું कॉपी पेस्ट થઈ ગયું। खाली मैंने नाम चेंज कर नाखो। पहला फंक्शन था ऐड, ऐड के बाद ये सब्ट्रैक्शन, મલ્ટીપ્લાય MUL અને પછી હતું DIV, બસ આ બચ્ચાની બોડી છે। હવે ગેટમાં શું થવું જોઈએ, આપણે લોજિક લખી નાખીએ ફટાફટ। ગેટમાં શું થવું જોઈએ, એટલે A અને B વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુઝ આવી જોઈએ, બરાબર છે। એટલે C આઉટમાં હું એક મેસેજ નાખી દઉં, એન્ટર વેલ્યુઝ ફોર A and B એવું લખી નાખું છું, બરાબર છે। સેમીકોલન, C in વેલ્યુ શેમાં જાય, A માં જાય અને બીજી વેલ્યુ B માં જાય। ચલો, એટલે ગેટ મેથડ જ્યાં કોલ થશે ત્યાં કામ થશે, બરાબર છે ને। પછી એડ મેથડ કોલ થાય તો શું થવું જોઈએ, Add A and B. હા એડિશન, એડિશન બતાવી દો, અને A પ્લસ B આ એનું લોજિક છે, એડિશન ઇઝ। સબટ્રેક્ટ કોલ થાય તો શું થવું જોઈએ, સબટ્રેક્શન બતાવી દેશો, બસ તો C આઉટ બરાબર છે। સબટ્રેક્શન ઇક્વલ ટુ એવું કરીને પાછું એને ઇન્સર્ટ કરવાનું A માઇનસ B નું ઓપરેશન, A માઇનસ B અને સેમીકોલન। મારે આ જ વસ્તુ બધામાં લખવી પડશે ને હવે, મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન, તો હું આ લાઈનને કંટ્રોલ ઇન્સર્ટ શિફ્ટ ઇન્સર્ટ આની અંદર લઈ લઉં, શિફ્ટ ઇન્સર્ટ એટલે કોપી પેસ્ટ થઈ ગયું। હવે મારે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં ચેન્જ કરવાનું, મલ્ટીપ્લિકેશન સબટ્રેક્શન મલ્ટીપ્લિકેશન ઇક્વલ ટુ A મલ્ટીપ્લાય B થશે, બરાબર છે। A મલ્ટીપ્લાય B અને છેલ્લે આવશે DIV છે મેથડ, એ જ્યાં પણ કોલ થાય ત્યાં ડિવિઝન ઓપરેશન, તો A ડિવાઇડ B નો આન્સર શું આવશે એ બતાવી દેવાનું, A ડિવાઇડ B, F2 સેવ યસ। ચલો રન કરી નાખો, પ્રોગ્રામ રન થઈ જશે, બરાબર ને। અલ્ટર F9 કમ્પાઇલ થયો, કંટ્રોલ F9 રન થઈ ગયો, આઉટપુટ ના આવ્યું, हमें कॉल सर नहीं कॉल कर नहीं किया, फंक्शन कॉल बोलो बोलो यस। में कॉल नहीं किया ना। मेन में ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया भाई, सिर्फ डिजाइन बनाई हमने। अभी बात किया था क्लास इज ओनली डिजाइन, उसका कुछ मतलब नहीं होता जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बने। तो ऑब्जेक्ट बनाओ, सिंपल इज द क्लास नेम S1, बराबर है। अभी हो जाएगा कि नहीं, कंट्रोल F9 देखो Yes, रन हो sir. गया, फिर भी नहीं आया। सर फंक्शन कॉल करना ऑब्जेक्ट नेम से। एग्जैक्टली, ये सिर्फ मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, राइट, पर आपने जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब S1 ऑब्जेक्ट डॉट, पहले कौन सा ले लूं, ऐड ले लूं, चलो ऐड बताता हूँ, चल से ना। गेट आएगा सर, Sir, get. क्यों गेट चाहिए, पहले ARV वैल्यू की डालो वैल्यू पहले। चाहिए। हाँ ऊपर A और B जो वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल, इवन S1 ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू वो सेट हो गया मेमोरी स्पेस 2 बाइट्स, करेक्ट। और वो 2 बाइट्स रैम के उसने कुछ जंक वैल्यू ली होगी, अगर आप सीधा ऐड करा देते हो तो जंक वैल्यू का एडिशन आएगा कुछ आउटपुट, कंट्रोल F9 देखो कैन यू सी नाउ, यस सर। 7857 जो एडिशन हो गया, तो A और B का रैम के अंदर, अभी मेरे लैपटॉप में रैम में जो A और B की मेमोरी स्पेस होगी उसके अंदर कुछ जंक वैल्यू पड़ी थी, उसका एडिशन उसने बता दिया, द जंक रिजल्ट, राइट। तो ऐसा आ सकता है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम पहले ऑब्जेक्ट का गेट मेथड कॉल करते हैं, वैल्यू सेट करते हैं यूजर से, फिर ऐड करवाओ, फिर क्या क्या करवाना है हमको, सबट्रैक्ट करवाओ, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करवाओ और S1 डॉट डिवीजन करवाओ। और कोई बोलेगा कि ये ना लिखो तो ना चले, ये चारों मेथड ऊपर तो डिफाइन तो कर दिया है, तो सर प्रिंट नहीं होगा। इनहेरिटेंस कर सकते हैं। हाँ डिफाइन की है हमने, पर यहाँ पे कॉल नहीं किया है। कोई भी फंक्शन सिर्फ डिफाइन करने से नहीं होता, फंक्शन नीड टू बी कॉल्ड आउट फॉर एग्जीक्यूशन। तो अगर ये कॉल किया है तो ही एग्जीक्यूट होगा,
बाकी डिफाइन करने से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ डिजाइन हुआ, राइट? ओके, अल्टर F9 एंड कंट्रोल F9। चलो पहला मेथड रन हो गया, गेट वाला पूछ रहा है 2 वैल्यूज डालो, मैं देता हूँ 22, दूसरी देता हूँ वैल्यू 3। चलो इसका देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। 22 ने 3 25, 22 माइनस 3 19, 22 तरी 66 અને 22 डिवाइड बाय 3, तो इंटीजर था इसलिए सर। हाँ इंटीजर था इसलिए 7 आया, बाकी हमको 7 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो क्या आता आंसर? लाना पड़ेगा। पर ये अच्छा, ये अभी लॉजिक वो अप्लाई कर सकते लॉजिक, हमारा जो प्रोग्राम था वो मेन था ये एक स्कोप ऑपरेटर का। यूजिंग स्कोप ऑपरेटर आप क्लास के जो फंक्शंस है उसको क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। यस सर। यस यस सर। ये डिवीजन वाला क्या करते हैं? आपके आंसर तो आना चाहिए भाई, ये प्रिसाइज वाला कुछ करो इसमें अभी। चलो ये उसका फॉर्मूला है 22 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ फ्लोट सर कैसे टाइप बताएगा? कास्ट कर देते हैं फ्लोट में। 0.0 लगा दो। कोई एक फ्लोट में टाइप कर सकते हैं ना, आउट लिखे ना को फ्लोट ए और लिखा है यस सर। फ्लोट टाइपकास्ट हो गया और ए वेरिएबल फ्लोट बन गया। अभी देखते हैं F2 रन करो भाई, कंट्रोल F9, MP2 અને 3 બે વેલ્યુ પાસ કરી, यस बराबर છે ને? હવે आपसे सी में अगर आपको याद था, वेरी गुड, इतना तो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर सी में अगर आपको याद था तो ये पॉइंट के बाद 3 3 3 है, उसको अगर कम करना है, पॉइंट के बाद 2 ही बताना है, तो क्या करते थे? सर 2 आगे लगा दो सर। हाँ, पॉइंट 2f लगा देते ना आगे। अब ये Yes. C++ है, तो C++ में तो ऐसा कोई प्रिंटफ वाला तो है नहीं, प्रिंटफ वाला यहाँ पे है नहीं। ओके, तो सेट प्रिसिशन नाम का एक मेथड है, सेट प्रिसिशन 2, वही हो गया F2। लेट मी सी, अल्टर F9। हाँ एक मिनट, सर कुछ नीचे एरर्स हुआ अभी? प्रोटोटाइप। हाँ प्रोटोटाइप, એટલે सेट प्रिसिशन फंक्शन उसको प्रोटोटाइप मतलब ऊपर इंक्लूड वाली फाइल में नहीं मिल रहा है। कौन सी 2 फाइल है मेरे पास? IOStream IOStream एंड कोनिया। तो उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा एक IO मैनिपुलेशन डॉट हेडर फाइल। ये फाइल के अंदर वो सेट प्रिसिशन नाम का फंक्शन होता था। एरर निकल गया? बोलो निकल गया कि नहीं एरर? और C++ में थोड़ा सा चेंज है, प्रिंटफ के अंदर हम वहां पे %2f लिखते थे इसके लिए, पर C++ में ऐसा है कि आपको किसी वैल्यू को फ्लोट बतानी है तो बाय डिफॉल्ट वो उसके 6 प्रिसिशन बताता है। उसको मैंने प्रिसिशन को मतलब डॉट के बाद वाले को यहाँ पे सेट कर दिया। कितना लिखा सेट प्रिसिशन? 2। तो अब आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल F9, 22 और 3। क्या हुआ? अभी भी सेट प्रिसिशन तो मेरा 2 है, तो फिर क्यों उसे ज्यादा बताया? एक मिनट, क्योंकि वो मैनिपुलेटर था ना, वो रन तो हो गया। फ्लोट है ना, ये बताना ही चाहिए। सेट प्रिसिशन 2 एंड आपको कुछ सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो फ्लोट में कन्वर्ट किया है ना हमने, बराबर है। उसके बाद उसकी इफेक्ट आती है फ्लोट के अंदर, तो डॉट के बाद 2 ही आने चाहिए। सेट प्रिसिशन 2, गिव मी अ सेकंड, अप्लाई होता है। दिमाग में अगर मिक्स हो जाए तो सारा सब मिक्स हो जाता है। लेटर्स सेट प्रिसिशन के साथ और भी कमांड थे, और एक और आता है फ्लोट सेट प्रिसिशन डॉट सेट प्रिसिशन। ओके, आई विल कम बैक टू यू। एक थोड़ा सा पॉइंट है जो देखना है मुझे। हमने क्या किया, ऊपर IO मैनिपुलेटर डाल दिया ना, IO मैनिप डॉट h बराबर है, और इस वजह से सेट प्रिसिशन सेट हो गया।
5,2 कंट्रोल F9 अच्छा सेट लेंथ give me a second, just a moment. वो पूरा टॉपिक वो कंसेप्ट ही मेरा स्किप हो गया माइंड से। सेट प्रिसिशन हाँ मैनिपुलेटर्स, एक सेकंड। सी आउट में आना है। ओके एक एक लाइन करने सिर्फ, ये सेट प्रिसिशन 2 जो है उसको यहाँ रखना है, प्रिसिशन 2, और अब आउटपुट में ट्रांसफर करो F2 F9 22 space 3. Yes. Students, can you see output? Yes, Are you there? Yes, sir. हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि वो थोड़ा सा टॉपिक था वो क्लिक नहीं हो रहा था मेरा। सॉरी कहाँ गया आउटपुट अपना, मिस्टेक थोड़ा सा पॉइंट था लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था। कमांड वगैरह सब कुछ सही है, ओनली थिंग इज कि उसको आपको कहाँ रखना है। ये जो फाइल है नई फाइल है IO manipulate.h, मतलब ये इनपुट और आउटपुट को मैनिपुलेट करता है, मतलब चेंज करता है। तो ये हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है सेट प्रिसिशन। ये फंक्शन के अंदर आप जितने रखोगे उतने प्रिसिशन सेट होंगे, मतलब फ्लोट, मतलब फ्लोट या डबल डॉट के बाद वाले प्रिसिशन यहाँ पे सेट करता है, पर वो प्रिंट के पहले बता देना है। भी था ना, उसका आउटपुट इसको दिया जाएगा, फिर वो पॉइंट के बाद जितने थे उसमें 2 सेट करेगा और वो आउटपुट आगे देगा, ऐसा था। तो वो फंक्शन लिखना है, लेकिन मैंने ऊपर अलग से लिखा था, उसके बदले इट शुड बी रिटन विद द सी आउट स्टेटमेंट F2 सॉरी, अगर आप चेंज करते F2 यस। हाँ कोई बोलेगा 2 के बदले मुझे 3 चाहिए, नहीं 2 ही रखते हैं और राउंड अप देखते हैं, राउंड अप कंट्रोल F9। अभी क्या आउटपुट है हमारा 22/3 का क्या आउटपुट आ रहा है 0.33। अच्छा अभी कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, ऐसा है कि इसमें राउंड अप आना चाहिए। 24/3 का 3 करते हैं। हाँ कैन यू सी 7.60, तो राउंड अप कर लिया उसने। अगर ये मैं सेट प्रिसिशन निकाल दूं तो उसका कितना वैल्यू आएगा? 666. हाँ वो जाना चाहिए। सपोज मैं ये सेट प्रिसिशन है, अभी यहां से निकाल देता हूं, कंट्रोल F9 23/3। देखिए ऐसा आउटपुट है इसका, पॉइंट के बाद 66667। अगर आप सेट प्रिसिशन 2 करते हो, थर्ड वाला प्रिसिशन अगर 5 या उससे बड़ा है तो प्रीवियस वाले में वो +1 कर देता है, राउंड अप कर लेता है, बराबर ना। तो ये आपका एग्जांपल दिख रहा है। हाँ यहाँ पे आप लिखो सेट PRECISION 2 एंड इंसर्शन ऑपरेटर, सेव, कंट्रोल F9, कोई भी वैल्यू ले लो 103 लेट अस से 4, देखो इस तरह से कुछ चल रहा है ना, तो वो बता देगा इंस्टेंट आपके लिए इस तरह से। चलो हमारा मेन लॉजिक था फंक्शन आउटसाइड अ क्लास, तो आज हमने वो टॉपिक फिनिश किया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। हाँ यस सर। ओके वेरी गुड। स्कोप ऑपरेटर यूज करके आप फंक्शन को
बॉडी पार्ट क्लास के बाहर लिखना है। वाई, ऐसा क्यों लिखना है? ना लिखो तो भी चले, बट वाई वी डू इट, कौन बताएगा? हाँ, यस, इट इम्प्रूव्स क्लास रीडेबिलिटी, इट इम्प्रूव्स क्लास ओवरऑल व्यू, ओवरऑल व्यू इंप्रूव करता है। क्योंकि आगे जाके ऐसा आता है, जब भी आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें जो भी प्रोग्राम लिखते हो, उसमें जो भी क्लास डिजाइन करते हो, तो ये तो एग्जांपल के लिए मैंने 2 वेरिएबल और 5 फंक्शन लिए, बताया था ना आपको। रियल में हमारे पास अभी जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें कोई क्लासेस होते हैं तो उसमें कितने वेरिएबल होते हैं? वी हैव अराउंड 35 to 40 वेरिएबल्स, सोचो। और कितने फंक्शंस होते हैं? तो अराउंड 15 to 20 फंक्शंस इन वन क्लास ओनली। सो एक सिंगल क्लास है, वो एनकैप्सुलेट करता है 40 वेरिएबल्स एंड अराउंड 18 to 20 फंक्शंस। अगर ये क्लास का मैं सब कुछ डिफाइन उसी में कर दूं तो कितना लंबा हो जाएगा क्लास का डेफिनेशन, बराबर ना? तो रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है। तो अगर ये स्कोप का ऑपरेटर यूज करता है तो चलो ये सिंगल पेज में नहीं, चलो 2 पेज में तो मिलके बता देगा। हाँ, तो 40 वेरिएबल 40 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं और 20 फंक्शंस डिक्लेयर कर दूं, 40 + 20 60 मेंबर्स, तो एक सिंगल पेज में नहीं तो 2 पेज में, चलो तो 2 पेज में पूरा 60 वेरिएबल का 60 मेंबर्स का डेटा मुझे पता चल जाएगा। उसके 3rd पेज में उसका डेफिनेशन आएगा बाद में, धीरे धीरे उसका ओवरऑल व्यू बढ़ाता है। तो स्कोप ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो मेन के अंदर तो ग्लोबल वाला बताता ही है, पर इस तरह से ग्लोबल की जगह पे आप ग्लोबल एरिया में ये स्कोप ऑपरेटर यूज करते हो तो वो पर्टिकुलर फंक्शन कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो बताता है, राइट। तो अगर मैं फंक्शन ये ना लिखो, ऐसा ये ना लिखो और सिर्फ गेट लिखो F2, यस, तो कंपाइलर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो एनीबॉडी, आनी चाहिए एरर। चलो कुछ लॉजिक याद करो। ग्लोबल फंक्शन हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था, शो वाला फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन। हाँ, अलग पर्टिकुलर फंक्शन बनेगा गेट नाम का, ग्लोबल फंक्शन फंक्शन बन जाएगा। मतलब अल्टर F9 देखो, नो एरर। हाँ, ये 2 चीजें जो डिफाइन करने गया था, उसका ए और बी सिंबल नहीं बनेगा। कौन से? गेट वाले फंक्शन में ये भी बनाया है, ए और बी यूज करें ना, यहाँ पे उसको अगर मैं इंटीजर ए और बी लोकल वेरिएबल होते हैं, अब तो एरर नहीं आएगी। अल्टर F9 देखो, नो एरर, कंपाइल में कोई एरर नहीं। वो ये समझता है ये गेट नाम का फंक्शन ग्लोबल एरिया में डिक्लेयर किया यूजर ने, तो ये ग्लोबल फंक्शन बन गया, ये क्लास का काम नहीं कर रहा है, बराबर है। और रन करते हो, एग्जीक्यूट करोगे तो नीचे आपने ना यहाँ पे गेट फंक्शन गिरा कॉल को किया है, तो ये ऑब्जेक्ट का गेट है। ऊपर देखो तो ऑब्जेक्ट का गेट मिलेगा नहीं, सिंपल वाले क्लास के अंदर ये वाले गेट फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट को चाहिए। बल्कि 4 वेरिएबल फंक्शन आपको मिल गए, कौन कौन से? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और गेट नहीं मिला और नीचे मेन में आपने कॉल किया। ये सिचुएशन में क्या हो सकता है? ये गेट जो है वो